नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी मेंस 2025 और 26 के लिए, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे गर्द भिल वंश के 2 मार्कर, 7 और 10 मार्कर। अगर आपको गर्द भिल वंश से क्वेश्चन आएंगे तो 2 कैसे आएंगे, 7 कैसे आएंगे और 10 कैसे आएंगे, हम देखेंगे ये चीज़। और इसके साथ ही इसके जो फैक्ट हैं ये आपको काम आएंगे प्री में। तो ये लेक्चर आपका प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वॉच करना। अगर क्वेश्चन आता है आपको गर्द भिल वंश के स्रोत लिखिए, ठीक है, तो इसके स्रोत जो हैं वो हैं 5 या 4 स्रोत हैं। जैसे कि जैन ग्रंथ है वो है हरिवंश पुराण, वहां पर हमें जानकारी मिलती है गर्धर नापाठ की। उसी प्रकार से जो वायु पुराण है उसमें गर्दभिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है सप्त गर्दभिल से। उसी प्रकार से जो गंधर पुराण है वहां मिलता है त्रिलोक प्राप्ति। और 4th है मेरुतुंग की कृति थेरे वाली। ये जो है यहाँ से मेन जानकारी प्राप्त होती है हमें किसकी, गर्दभिल वंश की। और एक जैन ग्रंथ है उसका नाम है कालकाचार्य कथा, यहाँ से भी हमें गर्दभिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी 3 जानकारी प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से मेरुतुंग थेरे वाली ये पॉइंट आपको मेंशन करना जरूरी है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन बताना है आपको 2 मार्कर में कि गंधर्व सेन जो है ये विद्या का ज्ञातक होने के कारण इसे गर्दभिल नाम से पुकारा गया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके 2 पुत्र थे, एक है भर्तहरि और दूसरे हैं वो है विक्रमादित्य। तो भर्तहरि इनके बड़े पुत्र थे और जो विक्रमादित्य है इनके छोटे पुत्र थे। और शकों ने इनको किया था पराजित, कि जो गंधर्व सेन है उसको शकों ने किया था पराजित और उज्जैन पर अधिकार कर लिया गया था। और इन शकों को कौन हराएगा, वो हराएगा विक्रमादित्य। और विक्रम संवत वहां से स्टार्ट होगा 57 ईसा पूर्व में। हुआ क्लियर? तो इतने पॉइंट आपको मेंशन करना है किसमें, गंधर्व सेन में। नेक्स्ट है भर्तहरि। भर्तहरि कौन थे, तो ये जो गंधर्व सेन है उसके सबसे बड़े पुत्र थे, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र थे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है वो है इनकी रचना शतक त्रयी। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप भर्तहरि वाला क्वेश्चन आता है आपको, वो 7 हो, 10 हो या 2 मार्कर हो, वहां पे आपको शतक त्रयी मेंशन करना ही होगा, ठीक है। तो शतक त्रयी आपका प्री का टॉपिक भी है और मेंस का भी है। अगर आप मेंशन करते हो शतक त्रयी तो बताना होगा ये क्या है। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रखना, जब ये विवाह हुआ इनका तो इनको अपनी पत्नी से प्रेम हुआ, तो इन्होंने लिखा है श्रृंगार शतक लिखा है। फिर ये राजा बने, राजा बनने के पश्चात इन्होंने लिखा है नीति शतक। उसके पश्चात इन्होंने वैराग्य धारण किया था, तो इन्होंने लिखा है वैराग्य शतक। तो जो त्रिशतक है ये एक्चुअली भर्तहरि की है, इसे शतक त्रयी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो शतक त्रयी है ये एक्चुअली भर्तहरि की रचना है। इसमें पहला है श्रृंगार शतक। जब इनको अपनी पत्नी से प्रेम हुआ तो इन्होंने लिखा श्रृंगार शतक। जब ये राजा बने तो इन्होंने लिखा है नीति शतक। और जब इन्होंने संन्यास लिया, वैराग्य धारण किया, तब इन्होंने लिखा है वैराग्य शतक। तो ये है भर्तहरि का त्रयी शतक। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है गंधर्व सेन के ये छोटे पुत्र थे और भर्तहरि के छोटे भाई थे। हुआ क्लियर? और इन्होंने जो है, मैं बताया था आपको कि गंधर्व सेन को हराया था शकों ने और उज्जैन में शासन किया था। उनका पुत्र पैदा होगा विक्रमादित्य। और ये शकों 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ करेगा और मालव संवत भी कहा जाता है। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन जहां तक 2023 या 22 का जो प्री हुआ था एमपीएससी का, वहां पर कर चुका है कि मालव या कृत संवत क्या है। तो ध्यान रखना, जो विक्रम संवत है इसके ही 2 नाम है, एक है कृत संवत, एक है मालव संवत। तो मालव संवत आए आपको 2 मार्कर में,
या प्री में आए तो ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? तो ये हो गया अपना विक्रमादित्य का 2 मार्कर। अब बात करें गर्दभिल वंश की, तो गर्दभिल वंश का क्वेश्चन आएगा आपको 7 और 10 में आएगा। 2 में हो चुका है, 2 में आपसे 3 क्वेश्चन करेगा वो, गंधर्व सेन, भृतहरि, विक्रमादित्य। अगर आपसे गर्दभिल वंश पूछता है 7 में, तो ये पूछेगा गर्दभिल वंश का सामाजिक स्थिति बताइए, गर्दभिल वंश का आर्थिक स्थिति बताइए, गर्दभिल वंश का राजनीतिक स्थिति बताइए, या गर्दभिल वंश की संस्कृति बताइए। तो ये सिंगल सिंगल पूछे करिए, लेकिन ध्यान रखना अगर यही क्वेश्चन समझाइए बोलेगा जहां पे आपको बताना होगा। हुआ क्लियर? अब हम इसे देख लेते हैं सिंगल। तो ध्यान रखना जो सामाजिक स्थिति है गर्दभिल वंश की क्या थी, तो ये आपसे पूछेगा 7 मार्क में पूछेगा। इसका पहला पॉइंट होगा कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरा, ब्राह्मणों का विशेष प्रभाव था, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, कृषि और व्यापार करने वाले वैश्य वर्णों की स्थिति अत्यधिक मजबूत थी, यानी कि कृषक और व्यापार वर्ग जो है इनकी स्थिति समाज में अच्छी खासी मजबूत थी। और जो फोर्थ पॉइंट है वो सहिष्णुता के प्रभाव में दिखते हैं। यहाँ पे बौद्ध, जैन, ब्राह्मण सभी जो है एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षा का केंद्र आश्रम या गुरुकुल एवं जो भाषा थी वो संस्कृत को महत्व दिया जाता था। ठीक है। और जो 8वां पॉइंट है वो है कला, संगीत, मूर्ति कला को राज की संरक्षण प्राप्त था। तो ध्यान रखना गर्दभिल वंश का आपको आता है समाज, पहले लिखना है कि समाज जो है वर्ण व्यवस्था के लक्षण में दिखाई देते हैं। ब्राह्मणवाद जो है प्रभावी था, लेकिन समाज में धार्मिक सहिष्णुता के प्रभाव दिखते हैं, जिसमें जैन, बौद्ध, ब्राह्मण आपस में मिलकर एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ पे दिखता है हमें। ठीक है। और जो है यहाँ का समाज जो है पितृ सत्तात्मक समाज था, और जो शिक्षा केंद्र थे वो आश्रम थे, गुरु को महत्व दिया जाता था। कला, संगीत, मूर्ति कला को राज की संरक्षण प्राप्त था। तो ये हो गया आपका सामाजिक स्थिति। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है वो है आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में बताना है आपको कि जो गर्दभिल वंश है यहाँ का जो अर्थव्यवस्था क्या थी वो टिकी हुई थी किस पर? कृषि पर। हुआ क्लियर? और जो उज्जैन था ये व्यापारिक केंद्र था, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जो व्यापारिक मार्ग है इनमें इसका नियंत्रण था, और इसी नियंत्रण के कारण जो है व्यापारिक करों के माध्यम से आय के स्रोत बने हुए थे। नेक्स्ट है सिक्कों का प्रचलन बढ़ रहा था, जिससे वाणिज्य को बल मिल रहा था। हुआ क्लियर? 5वां पॉइंट है कारीगरों और शिल्पकारों की श्रेणियां विकसित हो रही है। कारीगरों और शिल्पकारों की श्रेणियां विकसित हो रही थी। 6वां पॉइंट है पशुपालन और हस्तशिल्प आय के प्रमुख स्रोत थे कृषि के बाद। हुआ क्लियर? तो ये हो गया इनकी आर्थिक स्थिति। पहले बताना है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। दूसरा बताना है उज्जैन व्यापारिक केंद्र था, सिक्कों का प्रचलन बढ़ रहा था, वाणिज्य को बल मिल रहा था। चौथा पॉइंट, जो व्यापारिक मार्ग होते हैं इनमें इनकी पकड़ थी, तो व्यापारिक मार्ग से जो कर मिल रहा था ये इनका आय का स्रोत था। पशुपालन और हस्तशिल्प कृषि के बाद जो है प्रमुख व्यवसाय थे। और इसके साथ ही बताना है इसको कि कारीगर और शिल्पकारों की श्रेणियां विकसित हो रही थी। तो ये हो गया इसका आर्थिक स्थिति। ठीक है। अगर बात करें हम राजनीतिक स्थिति की, तो ध्यान रखना जो शासन व्यवस्था है ये राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। दूसरा पॉइंट बताना है कि प्रशासन में मंत्री परिषद और स्थानीय अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती थी। तीसरा बताना है उज्जैन
विक्रम केंद्र था। हुआ क्लियर? शक आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। बताया था मैंने कि जो को शकों ने हराया था, इसीलिए यहां बोला गया है कि शक के आक्रमण के कारण राजनीतिक स्थिति में अस्थिरता आ गई थी। लेकिन बाद में जो है विक्रमादित्य पैदा हुए, उन्होंने शकों को पूर्ण रूप से किया पराजित और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व लॉन्च कर दिया, जिसे कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है। ठीक है। सीमाओं की सुरक्षा हेतु सेना का विशेष महत्व था। ठीक है। धार्मिक वैधता बनाए रखने के लिए राजा यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता था। तो ये हो गई इसकी राजनीतिक स्थिति। सांस्कृतिक स्थिति की बात की जाए तो जो उज्जैन है ये धार्मिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भाषा की बात की जाए तो भाषा थी संस्कृत और साहित्य को संरक्षण दिया गया था, यानी कि जो विद्वान थे, जो कवि थे, उनको संरक्षण दिया गया था। ठीक है। उज्जैन जो क्षेत्र है ये कला और स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। थर्ड पॉइंट है उज्जैन को प्राचीन का खगोल शास्त्री ज्योतिषी का केंद्र, जिससे वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक उन्नति हुई है। तो ध्यान रखना जो 2022-23 में ध्यान रखना कि वहां पर उज्जैन में वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। उसका मूल कारण था कि उज्जैन जो है इसका नाम ही महाकाल है। महाकाल यानी कि कालों का काल, यानी कि समय यहाँ से प्राचीन काल में डिसाइड होता था, इसीलिए ये क्या था, ये खगोल शास्त्र का केंद्र बना हुआ था।